हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम कर रहे हैं बायोलॉजी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन। और मेरा चैलेंज है, जैसे मैं बोलता हूँ, जिन पॉइंटों को मैं बोलता हूँ आप उसको अच्छे से क्लियर करके जाएंगे तो पेपर में क्वेश्चन नहीं बचेंगे, क्योंकि हम अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझ रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से उठेगा, किन पॉइंटों को आपको नोट करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारी ऑलरेडी क्लास हो चुकी है, ये हमारी थर्ड क्लास है। जिस भी बच्चे ने वो क्लास ज्वाइन नहीं की हो, अटेंड नहीं की हो, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उन क्लासों को भी अच्छे से देख लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमने यहाँ तक कर लिया था, अजीबिये परागण को कर लिया था। अब हम करेंगे इससे आगे कहां से करेंगे? अब हम करेंगे पानी, मीन्स वाटर द्वारा, पानी द्वारा जो परागण होता है। तो वायु तक यहां तक हमने क्लियर कर लिया था इसको। अब इससे आगे करेंगे। जिसने नहीं देखी है वो वीडियो, वो क्लास अटेंड नहीं किए, वो उसको देख ले, मैं लिंक डाल दूंगा उसका। अब आता है अगला नेक्स्ट कि यहाँ पे परागण किससे होता है। हमने पढ़ा था पहली क्लास में इससे कि पानी से होता है, वायु से होता है और प्राणी से होता है। अब यहाँ पे हम एक को समझ चुके हैं, वायु परागण को हम समझ चुके हैं। अब बात करेंगे जल परागण की। तो जल परागण वैसे भी मैंने सीक्वेंस बता दिया था, सबसे बेकार लो लेवल का परागण जो माना जाता है वो जल से माना जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। उसने बोला है पुष्पी पादपों में पानी द्वारा परागण काफी दुर्लभ है। मैंने बोला था सबसे वीक होता है ये लगभग कितने 30 वंशों तक सीमित है, वह भी अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में। उसने बोला है कि इसकी लिमिट ज्यादा नहीं है, ये 30 वंशों तक लगातार चल सकता है। यहाँ पे ये मैंने पॉइंट, अच्छा पॉइंट है, क्योंकि वो पूछ सकता है कि सबसे दुर्लभ जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है। तो मैंने सीक्वेंस बताया था, पानी से सबसे दुर्लभ होता है और मैक्सिमम किसमें 30 वंशों तक ही चल सकता है, इसकी लिमिट है। और अधिकतर किसमें होता है? एक बीजपत्री पौधों में। ये फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा कि इसके विपरीत आप स्मरण करें कि निम्न पादप समूह जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा, इसमें तो क्या होता है? इसमें तो होता ही किससे? पानी से। आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्पल सभी इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे पानी परागण में आपको एक और समझना है कि पानी में परागण जो होता है दो तरह से होता है। एक तो पानी की सतह पर, जैसे ये पानी, यहाँ तक पानी दिखाया है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, ये यहाँ पानी दिखाया है। तो क्या होता है, एक तो पानी की सतह पे होता है ऊपर, और एक होता है पानी के अंदर। ध्यान रखना, पॉइंट इंपोर्टेंट है। पानी की सतह पे जिसमें होता है तो उसमें क्या होता है, ये देखो मादा पुष्प है, इसमें क्या होता है, देखो एक क्या बना यहाँ पे, एक आपको धागे की तरह एक संरचना दिख रही होगी, ये जाती है ऊपर और पानी की सतह पे पहुंच जाती है। पानी की सतह पे पहुंच गई, फिर उसके बाद नर युग्मक क्या होगा, नर युग्मक आएंगे और यहाँ पे पानी की सतह पे आकर क्या करेंगे, परागण करेंगे। तो ये जलीय पादपों में दो तरह से होता है, एक तो पानी की सतह पे होता है, एक पानी के अंदर होता है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, दोनों के एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखने हैं, बस यहाँ से यही पूछता है इसके एग्जाम्पल। तो हम अगर बात करें तो किस किस में कैसे कैसे होता है, देखो परिवहन, संचार तथा नियमित जल साधन, ये फर्स्ट ईयर की लाइन उठाई हुई है। नियमित साधन जल ही है। यह विश्वास किया जाता है कि कुछ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा का विस्तार केवल इसलिए सीमित है क्योंकि नर युग्मकों के परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ईयर की लाइन है, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा, जहां पे आपने क्या पढ़ा होगा, जो प्लांट्स है उनके बारे में पढ़ा होगा। तो वहां पे, लेकिन इसका मतलब कहने का ये है कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो होते हैं उनके निषेचन के लिए पानी की जरूरत होती है, इसलिए लिमिटेड एरिया में होते हैं, क्योंकि जहां पे पानी नहीं होता वहां पे ये नहीं हो सकते। इस लाइन का मतलब ये स्टार्ट होता है, यहां से इंपोर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब यहाँ पे देखो जल परागित पादपों के कुछ उदाहरण जैसे वेलिस्नेरिया, एनसीईआरटी का एक एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, सब याद करके जाएंगे। और तथा हाइड्रा, क्या होता है हाइड्रा, जो कि ताजे पानी में उगते हैं, और अनेक समुद्र जलीय घासें जैसे जॉस्टेरा। ध्यान रखना घासें यहाँ पे दो हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें किससे होता है, पानी परागण होता है। यहाँ पे ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। सभी जलीय पौधे जल को परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। उसका मीन्स ये है कि जो पौधे जल में हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी क्या करेंगे, जल को परागण के लिए यूज करेंगे। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जल में तो होते हैं लेकिन परागण के लिए जल का यूज नहीं करते। यही लाइन इसने बोली है। यहाँ से नीट में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यहाँ पे देखो नाम से लगेगा आपको, अधिकांश जलीय पौधे जैसे वाटर हाइसिंथ, देखो वाटर आया ना इसमें, तो आपको लगेगा एनसीईआरटी में सॉरी नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली मींस मुंह कुदनी में किसके द्वारा परागण होता है। तो सीधी सी बात है, दोनों के नाम में क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है। लेकिन रियल तो ये है कि वाटर से ही नहीं होता है, बाकी दोनों से हो जाता है, बाकी दोनों से हो जाता है, वाटर से नहीं होता है। इसमें क्या होते हैं, पानी के सतह पर पैदा होते हैं और इनका परागण देखो किससे होता है, कीटों से और वायु से होता है। मैंने बोला था जो नाम में है इनके उनसे ही नहीं होता, वाटर से नहीं होता, बाकी दोनों से होता है, कीटों से भी होता है, वायु से भी होता है। याद रखने हैं, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो ये होता है जैसे कि किसमें होता है, अधिकतर थलीय पादपों में होता है, वैसा ही इसमें होता है। एक प्रकार के जलीय परागण में मादा पुष्प एक लंबे डंठल वृंत द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं। अभी मैंने दिखाया था, अभी दिखाया था ना आपको, ये देखो यही बोला है उसने, देखा था ना आपने, ये देखो यहाँ से कहाँ पे आ रहे हैं, मादा पुष्प कहाँ पे आ रहे हैं, जल की सतह पे आ रहे हैं, यही वो बोल रहे हैं। कहाँ पे आ जाते हैं, देखो वृंत डंठल द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं, और नर पुष्प परागकण जो होते हैं वो क्या करते हैं, पानी की सतह पर, मतलब अब मुक्त का मतलब होता है छोड़ते हैं, होकर क्या आ जाते हैं। उदाहरण के लिए वेलिस्नेरिया, ध्यान रखना है वेलिस्नेरिया में कहाँ पे होता है, वेलिस्नेरिया में होता है जल की सतह पर, क्योंकि अभी आप पढ़ने वाले हैं अंदर भी होता है। ये हो गया, डंठल के साथ जल धाराओं के में निष्क्रिय रूप से बहते हैं, और इसमें से कुछ संयुगात्मक का मतलब होता है पानी में जा रहे हैं, पक्का थोड़ी इनिशिएशन करेंगे, तो फिर भी जैसे बाई चांस हम किसी से मिल जाते हैं रास्ते में, तो हम ये उससे बोलते हैं कि बाई चांस हम उससे मिले आज, तो संयोगात्मक का मतलब होता है हिंदी में कि बाई चांस हो जाता है, कुछ पहुंच ही जाते हैं। क्या संयोगात्मक रूप से मादा पुष्प वाटिका तक पहुंच जाते हैं। एक अन्य समूह के जलीय परागण वाले पादपों जैसे कि समुद्री घास, देखो दूसरा आइए एग्जाम्पल, सीग्रासेज में मादा पुष्प जल की सतह के नीचे पानी में डूबा रहता है और पराग कणों को जल के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है। यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, समुद्री घास हमारी इसमें सीग्रासेज में किससे होता है, वेलिस्नेरिया में सतह पर होता है, इसमें जल के अंदर होता है। दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, बस यही है इसमें, बाकी इसके एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। इस तरह से होता है। इस प्रकार बहुत सारी प्रजातियों के परागकण लंबे फीते जैसे होते हैं तथा जल के भीतर निष्क्रिय रूप से बहते हैं। अब इस लाइन का मतलब समझ लो, अब इनके जो होते हैं वो कैसे होते हैं, परागकण जो होते हैं वो फीते जैसे होते हैं, फीते जैसे इसलिए होते हैं, टेंशन मतलब समझो इसे, फीते जैसे होंगे लंबे, तो पानी में तैरेंगे आराम के साथ, आराम से पानी में तैर के वो जा सकते हैं, इसलिए फीते जैसे होते हैं। गोल होंगे तो नीचे बैठेंगे, वो पानी में फीते जैसे होंगे तो तैर के जा सकते हैं, इसलिए वो फीते जैसे होते हैं। निष्क्रिय का मतलब पानी से कोई रिएक्शन थोड़ी करते हैं, वो तो ऐसे जाते रहते हैं, निष्क्रिय रूप से बहते हैं। और यहाँ तक यही बोला है, फिर वाटिका तक पहुंच जाते हैं और परागण पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे बस यहाँ पे ये देख लो, ये क्या होते हैं, गीले श्लेष्मा आवरण द्वारा संरक्षित रहते हैं। अब ये कुछ सोचो, पानी में है वो गल नहीं जाएंगे, इसलिए उन पे मोम जैसी परछड़ी होती है जिससे वो गले ना, तो इसने ये बोला श्लेष्मा आवरण होता है इन पे। क्लियर। अब आता है दो परागकण हो गए, वायु से हो गया और जल से हो गया। अब आता है किससे, प्राणी से। यहाँ पे देखो क्या होता है, अधिकतर पहले ही हम बात कर चुके हैं, अधिकतर किसमें होता है, पुष्पीय पादप परागण के लिए प्राणियों को पराग
परागण अभिकर्मक कारक के रूप में उपयोग करते हैं। मोस्टली जो होता है ये सीक्वेंस में बता चुका हूँ, किससे ज्यादा होता है किससे कम होता है। मधुमक्खी है, ये एग्जांपल दे रखे हैं किस किस से होता है। वर है, मधुमक्खी है, इन सब से होता है। आगे हम बात करें तो ये एग्जांपल दे रखे हैं किस किस में किन किन से होता है। तो यहाँ पे ये सब एग्जांपल है कि चमगादड़ से भी होता है, इससे भी होता है, इससे भी होता है। यहाँ पे ये तो ऑलरेडी नीट में पूछ चुका है वो कि, और एक चीज याद रखना कि नीट एक हाई लेवल का एग्जाम है और इस हाई लेवल के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो छोटे एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। जैसे सी नेट का एग्जाम है, छोटा एग्जाम है नीट से, तो नीट के क्वेश्चन वहां पे रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो छोटे एग्जाम होते हैं नीट से तो और तो छोटे ही है, जैसे CUT भी नीट से छोटा ही है, तो इनमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो नीट वाले होते हैं। बड़े एग्जाम के छोटे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ध्यान रखना। तो मैं बोल रहा हूँ नीट में रिपीट होते हैं। और नीट में क्या होगा, नीट में जैसे इसने ऐसे पूछा है उसी को लौट घूम के घुमा के पूछ लेता है, इसलिए पॉइंट पता होगा वो कैसे भी पूछ ले फिर आप कर देंगे। तो ध्यान रखना अच्छे से, आप पॉइंट टू पॉइंट समझे। तो मैं बोलता हूँ ना जहां से क्या इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी क्या इंपोर्टेंट है, बस ये तो दे रखे हैं कि किसमें किससे होता है और कैसे होता है। बात स्टार्ट होती है यहाँ से, ये तो सिंपल बता रखा है। बस यहाँ से नीट में पूछा था कि मधुमक्खी क्या है। मधुमक्खी प्रधान जीवी है, परागकण अभिकर्मक है। ये नीट में ऑलरेडी पूछा था। सबसे प्रधान मतलब सबसे ज्यादा किससे होता है, तो मधुमक्खी से होता है। लाइन इंपोर्टेंट थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब यहाँ पे क्या है, अब स्टार्ट होती है, देखो अधिकतर कीट परागित पुष्प बड़े होते हैं, रंग पूर्ण होते हैं, सुगंध युक्त होते हैं, मकरंद से भरपूर होते हैं। ऐसी लाइनों को आप रटते क्यों हैं? जैसे मैंने वायु परागण में समझा दिया था कि अनावृत क्यों होते हैं, पिच जो होती है वो वाटिका क्यों होती है, ऐसे यहाँ पे समझेंगे। पुष्प बड़े होंगे, जितने बड़े होंगे दूर से कीटों को देखेंगे वो भाग के दौड़ के आएंगे। क्लियर, बड़े इसलिए हैं। रंगीन है, कलर एकदम अच्छा होगा तो कीट फास्टली उस पर दौड़ के आएंगे। ऐसे याद करते हैं, समझ के, रटना नहीं है। सुगंध, उसमें से सुगंध अच्छी आएगी तो कीट एकदम दौड़कर आएंगे। और मकरंद, मकरंद होता है खाने का, खाते हैं इसको कीट, तो खाने का सामान मिलेगा तो सीधी सी बात है वो आएंगे। तो इसलिए होते हैं ये सब। क्या है, कीटों को अपने पास बुलाने का पुष्पों का तरीका। जैसे आप लोग किसी को बुलाना होता है तो उसे नए नए क्या देते हो, कुछ ना कुछ वो दे देते हो, लालच दे देते हो, इसलिए वो आता है। ये लालच है, ऐसे मान लो, जो कीटों को दिया जाता है पुष्प द्वारा। इसलिए ये रटना नहीं, बिल्कुल सिंपल में मैंने समझा दिया, शायद आपको पता हो गया होगा। बस बात करता हूँ। अब पुष्प बड़ा होना चाहिए तभी तो दिखेगा ना दूर से। लेकिन मान लो कुछ में पुष्प छोटे हैं, कुछ में पुष्प छोटे हैं, छोटा पुष्प होगा दिखेगा नहीं, कीट कम आएंगे, वहां पे परागण के चांस कम रहेंगे। तो अगर पुष्प छोटे हैं तो उस पे बहुत सारे पुष्प एक साथ लग जाते हैं और बाहर एक गुच्छा सा बना लेते हैं छोटे छोटे। मान लो छोटे पुष्प में बहुत सारा गुच्छा बन जाएंगे तो बड़े दिखेंगे ना, तो ऐसा कर लेते हैं। अगर बड़े हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, छोटे हैं तो गुच्छा बना के बड़ा कर लेते हैं। कुल मिला के उनको तो बड़ा होना है जिस कीटों को दिखना चाहिए। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी दे रखा है, यहाँ पे पुष्प छोटे होते हैं तो अनेक पुष्प क्या होते हैं, एक पुष्प वृंत में समूहबद्ध होकर अधिक उभर आते हैं, ऊपर आ जाते हैं। ना तो दिखने से मतलब है, प्राणी रंग सुगंध के कारण पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। यही बात मैंने समझाई थी, बात खत्म। अब मधुमक्खी और बीटल से परागित पुष्प क्या होते हैं, ये अच्छी लाइन है, पूछ सकता है वो। क्या क्या होता है, मलिन गंध, मतलब बेकार सी गंध। और आपको बता दिए मक्खियां तो जहां गंदी चीजें होती है वहीं पे पहुंचती हैं। अब ये हो गया जिससे क्या होते हैं, ये प्राणी आकर्षित होते हैं। बात करता हूं, यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे देखिए, प्राणियों से भेंट जारी रखने के लिए पुष्पों को कुछ लाभ, पुष्प क्या होते हैं, कुछ लाभ पारितोषिक उपलब्ध कराना होता है। ये क्या करते हैं, प्राणियों से भेंट जारी का मतलब होता है प्राणियों को ये होता है खाने का सामान। जैसे यहाँ मकरंद था, मकरंद क्या है, ये जो है ना परितोषक का मीन्स होता है गिफ्ट, जैसे हम देते हैं। तो सीधी सी बात है कि पुष्प जो होते हैं मकरंद देते हैं, उन्हें खाने का लालच देते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, उनको उनका परागण करा देते हैं। बस ये है परितोषक। परितोषक जो मकरंद ये देते हैं खाने के लिए, उसे ही हम परितोषक बोलते हैं, मीन्स गिफ्ट देते हैं खाने के रूप में। बस यहाँ पे, और बाकी तो यहाँ पे देखो मकरंद है, परागण से फूलों द्वारा प्रदत्त आम परितोषक है। कौन, देखो उसने बोल भी दिया क्या क्या देते हैं, मोस्टली मकरंद देते हैं, मकरंद देते हैं और परागण
फूलों द्वारा प्रदान आम परितोषक है, क्योंकि कीट परागकणों को भी खाते हैं और मकरंद को भी खाते हैं, खाने के लिए सामान देते हैं, वही इनका गिफ्ट है। अब इस परितोषक को पाने के लिए प्राणी क्या करते हैं, उसमें प्राणी जो होते हैं आगंतुकों को परागकोश तथा वार्तिकाग्र के संपर्क में आना पड़ता है और प्राणी के शरीर पर परागकण एक आवरण चढ़ जाता है और इस तरह से वो वहां पे चिपक जाते हैं और परागकण संपन्न हो जाता है। कहने का मीन्स यहाँ से यहाँ तक इसका ये है कि जैसे ही क्या होगा, कीट जाएगा परागकोश पे, परागकण उस पे चिपक जाएंगे, फिर वहां से वो उड़ के जाएगा, फिर वार्तिकाग्र पे बैठेगा तो वहां पे उसके परागकण झड़ जाएंगे, परागण हो जाएगा। ये बोलना चाह रहा था यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल है कि कई तरह से और तरह से भी यहाँ पे क्या होता है, परागण होता है अलग अलग पुष्पों में अलग अलग तरह से। जैसे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, उसने दे रखा है कि पुष्प प्रजातियों में ये पुरस्कार अंडा देने की सुरक्षा के रूप में भी होता है। जैसे यहाँ पे ये परागण करा रहे थे तो क्या दे रहे थे, मकरंद दे रहे थे, परागकण दे रहे थे। अब इसने कुछ प्रजातियां जो होती हैं और लालच दे देती हैं। जैसे और लालच का मतलब, किसी का क्या है, किसी का जो अंडाशय है उसकी गुहा बहुत बड़ी है, तो क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि पक्षी क्या कर लेते हैं, वहां पे घोंसला बना के रहने लगते हैं खाली जगह में, तो इस लालच में भी हो जाता है। तो यहाँ पे वही दे रखा है, अंडा देने के लिए जगह दे देते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल इसका ये है, एग्जाम्पल आप याद रखना, एमोरफोफेलस। और एक सह संबंधी सलद और यहाँ पे युक्का का क्या है, एक सहजीवी संबंध होता है इनके बीच। इसका एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, क्योंकि इनका तो जीवन चक्र ही पूरा नहीं होता, युक्का का और सलद का एक दूसरे के बिना। अब यहाँ पे यही दे रखा है कि सलद, इन दोनों में क्या होता है, तब प्रजाति सलब और कहाँ पे गया, युक्का और सलद क्या होते हैं, देखो फिर सलब एवं पादक के बिना एक दूसरे के बिना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते, वो तो दोनों रह ही नहीं सकते। सलब अपने अंडे पुष्पीय अंडाशय के कोष्ठ में देती है, जबकि इसके बदले में वह सलब द्वारा परागित होता है, वो परागण कर देता है, वो अंडे देने के लिए जगह कर देता है। बस यहाँ पे यही था, बाकी यहाँ पे कोई भी नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट था। बस कभी कभी क्या होता है, जैसे परागण तो किया नहीं और उनका जो मकरंद था, परागकण था, वो खा के चले गए, ठीक है, चले गए। तो यहाँ पे यही बता रखा है उसने, यहाँ पे देखो बहुत सारे कीट भ्रमण करता बिना परागण किए पराग या मकरकंद का क्या कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं। अतः ऐसे को क्या बोलते हैं, आगंतुकों या भ्रमणकारियों को पराग मकरकंद दस्यु के रूप में संदर्भित किया जाता है। मीन्स दस्यु मीन्स चोर के रूप में संदर्भित किया जाता है, बताया जाता है। अब बाह्य प्रजनन युक्तियों की बात करेंगे कि बाह्य प्रजनन किस तरह से कैसे हम करते हैं, क्या क्या होता है बाह्य प्रजनन में। आप देखो यहाँ पे अधिकांश पुष्पीय पादप उभय लिंगी पुष्पों एवं परागणों को उत्पन्न करते हैं, जो बहुत हद तक उसी पुष्प के वाटिकाग्र के संपर्क में आते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं, उभयलिंगी दोनों होंगे, नर और मादा दोनों होंगे, तो वहीं पे उनका स्वनिषेचन हो जाता है, स्वपरागण हो जाता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अब बाह्य प्रजनन युक्तियों का मतलब होता है बाह्य परागण कैसे होगा, बाह्य क्या मीन्स स्व परागण को छोड़कर पर परागण कैसे होगा, उसके चांसेस कैसे बनेंगे, उसकी यहाँ पे बात हम करने वाले हैं। बाह्य प्रजनन का मीन्स समझ रहे हो, बाह्य प्रजनन मीन्स बाह्य प्रजनन बोल दो या पर परागण बोल दो, उसको यहाँ पे ये बोल रहा है कि बाह्य प्रजनन कैसे होता है। अब क्यों होता है समझो, होता इसलिए है बाह्य प्रजनन क्योंकि लगातार स्वयं परागण मीन्स स्वयुग्मन होने से जो आने वाली संतान होती है वो परफेक्टली नहीं बन पाती, उसमें कमियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर इसीलिए क्या होता है, पर परागण कराया जाता है। तुमने देखा भी होगा कि हाइब्रिड चीजें बनाई जाती हैं। हाइब्रिड का मतलब ये होता है, हाइब्रिड क्यों बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं, वो पर परागण कराते हैं जिससे नई क्वालिटी आती है, बेटर क्वालिटी आती है। तो यहाँ पे इसीलिए ये विधियां अपनाई गई हैं जिससे स्व परागण को रोका जाए
पर परागण हो और उससे क्या नई नई अच्छी अच्छी जातियां बने। यहाँ पे यही बात यहाँ पे चलने वाली है। अब देखो इसने बोला है क्या, निरंतर लगातार कंटिन्यू, अगर क्या होगा कंटिन्यू स्व परागण के फलस्वरूप प्रजनन में अंत प्रजनन अब नमन होता है। अब नमन का मतलब वही लो क्वालिटी आनी स्टार्ट हो जाती है लगातार होने से। पुष्प पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधन व उपाय विकसित कर लिए हैं जो स्व परागण को हतोत्साहित एवं पर परागण को प्रोत्साहित करते हैं। वही मैं बोल रहा था, क्योंकि लगातार से बेकार होना स्टार्ट कर देता है, तो ये चाहते हैं कि भाई हतोत्साहित का मीन्स होता है कम करना, खत्म करना चाहते हैं, और उत्साहित का मतलब तो आपको पता है कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं, हाँ करो आप ये, तो इसको करते हैं। यहाँ पे इंपोर्टेंट है, यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या इंपोर्टेंट है देखो, यहाँ पे कौन कौन सी विधियां अपनाते हैं। हमने पढ़ा था स्व परागण के लिए क्या होना चाहिए, एक साथ नर और मादा के जो अंग होते हैं, मीन्स मोस्टली किसकी बात की थी हमने, पराग कोश की और वार्तिक काग्र की, दोनों एक साथ समान समय पर परिपक्व होने चाहिए, मीन्स यंग होने चाहिए, तब होगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो नहीं होगा। तो क्या किया उसने देखो, कुछ प्रजातियों में पराग अब मुक्ति एवं वार्तिका ग्राहिता समकालित नहीं होते। देखो यही बोल रहे हैं, वो एक साथ परिपक्व नहीं होते, एक साथ परिपक्व नहीं होंगे तो होगा ही नहीं। तो पहला तो ये हो गया, विधि पूछ सकता है, विधि ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, इंपोर्टेंट है यहाँ पे कई सारी लाइन। तो वह वार्तिका को तैयार होने से पहले ही परागण विमुक्त कर दिए जाते हैं, या फिर परागणों के झड़ने से पहले ही वार्तिका ग्रह बन जाती है। इसका मतलब या तो वार्तिका पहले परिपक्व हो गई, इतने परागण गिरे ही नहीं, या परागण पहले गिर गए वार्तिका नहीं हुई, वही बोल जाए, पहली विधि हो गई। और दूसरा क्या था, हमने पढ़ा था कि अगर एक पास होंगे तो स्व परागण होगा, अगर दूर दूर स्थान पे होंगे तो स्व परागण नहीं होगा। तो पिछला वाला रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, क्या होगा देखो, कुछ प्रजातियां क्या करती हैं, कुछ प्रजातियों में पराग कोश और वार्तिका भिन्न स्थानों पे व्यवस्थित होते हैं। इससे भी आपको पता है, रुक जाएगा कि किस भिन्न स्थानों पे होंगे, तो ऐसे मान लो यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे वार्तिकाग्र, यहाँ पे और परागकोश यहाँ पे। परागकण गिरेगा तो यहाँ पे गिरेगा, इस पे तो जाएगा नहीं, अलग स्थान होंगे, ये हम पहले भी समझ चुके हैं। तो ये दोनों ही स्वयंगमन को रोकती हैं। और तीसरा है अंत प्रजनन को रोकने का तीसरा साधन क्या है, स्व असमंजस्य। मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यह एक वंशानुगत प्रक्रम तथा स्व परागण को रोकने का उपाय है। इसमें करते क्या है देखो, इसमें करते ऐसा है कि उसी पादप के अन्य पुष्प से जहां बीजांड के निषेचन को पराग अंकुरण और स्त्री केसर में परागनली की वृद्धि को रोक दिया जाता है। कहने का मीन्स ये है, अभी हम समझेंगे उस चीज को, आने वाला है आगे। जैसे ही क्या होता है, परागकण उस पर गिरता है, परागकण क्या होता है, उस पर गिरता है, तो परागकण गिरने के बाद क्या होता है, उसका अंकुरण होता है, परागनली बनती है, फिर जाके निषेचन होता है। अब खुद सोचो, अंकुरण ही नहीं होगा, परागनली ही नहीं बनेगी तो नहीं होगा। तो ये इसने बोला है, बस यहाँ पे आपको ये लाइनें ध्यान रखनी है, इंपोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्व परागण को रोकने के लिए एक अन्य साधन भी है, एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन करना। एक लिंगी पुष्प अगर होंगे तो एक ही पुष्प पौधे पर नर दोनों ही पुष्प उपलब्ध हो जैसे। अब उसने बोला देखो कैसा है, एक लिंगी पुष्प से भी हम इसको कर सकते हैं। अगर क्या हो, उसने देखा एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों पुष्प उपलब्ध होते हैं, जैसे एग्जांपल याद रखने हैं, क्या नर और मादा दोनों ही पुष्प उपलब्ध हो, पौधा एक ही है, उस पर नर पुष्प भी है और मादा भी पुष्प है। यहाँ पे यही पूछ सकता है कौन से ऐसे पुष्प होते हैं, तो एग्जांपल याद रखना आयरन और मक्का के। तो यह स्व परागण को रोकता है, ना कि समजातीय परागण को। खुद सोचो भाई, यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास पौधा, इस पे क्या है, नर पुष्प, और दूसरा क्या है, मादा पुष्प। तो यहाँ पे क्या है, स्व परागण तो नहीं होगा, लेकिन समजातीय परागण तो हो सकता है ना, यही बोला है, सिंपल सी बात है, समझा करो, रटा मत करो। ये तो हो गया। अन्य बहुत सारी प्रजातियां जैसे पपीते में नर एवं मादा पुष्प भिन्न पादपों पर होते हैं। अब देखो, अगर भिन्न पादपों पर हुए तो यहाँ पे तो आपको पता है पर परागण ही होगा। मान लो यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे नर है,
यहाँ पे मादा मादा है तो यहाँ पे तो ना ही स्वयं परागण हो सकता है ना समजातीय हो सकता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में जाएगा, क्या होगा, पर परागण ही होगा। यहाँ पे ये दे रखा है। तो अगर हमें दोनों को रोकना है, किसे, समजातीय भी नहीं होने देना है और साथ में हमें स्वयं परागण भी नहीं होने देना है, तो हमें उत्पन्न करने होंगे एक लिंगाश्रयी पुष्प, जो क्या करते हैं, देखो स्वयं परागण को और समजातीय परागण को दोनों को रोकते हैं। इंपोर्टेंट है बहुत, पूरा पैसेज इंपोर्टेंट है, पूरा पैसेज इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब चले आगे, और ऐसा नहीं, बहुत इंपोर्टेंट है। इस तरीके से संकर्षण, देखो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सी बात है, बस 1 मिनट का काम है ये। इस तरीके से संकर्षण का मतलब होता है, यहाँ पे मैं डायग्राम से दिखाऊं तो और अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्त्री केसर है, स्त्री केसर यहाँ पे देखो, ये परागकण दिख रहे हैं आपको, ये परागकण यहाँ पे गिरेंगे, क्या होगा, स्त्री केसर पे आके परागकण गिरेंगे। परागकण गिरने के बाद स्त्री केसर पहले उन्हें पहचानेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आम का पेड़ है, उस पे पपीते का परागकण पहुंच गया, तो क्या करेगा, वो उगने थोड़ी लगेगा उसको, नहीं ना, उस पे पपीते थोड़ी आने लगेंगे आम के पेड़ पे। तो क्या करता है, जैसे परागकण गिरता है तो वार्तिकाग्र पहले उसे पहचानती है कि हमारा ही है या किसी और का है। उसका होता है तो अगला प्रोसेस होता है, उसका नहीं होता तो अगला प्रोसेस नहीं होता, परागण वहीं पे रोक दिया जाता है, फिर आगे का प्रोसेस नहीं है। तो परागण तो हो जाता है, परागण तो हो जाता है, लेकिन अगला प्रोसेस नहीं होता। क्या होता है, जैसे ही परागकण गिरेगा तो परागकण अंकुरण होगा, अंकुरण तो सब जानते हैं, अंकुरण होगा और अंकुरण होकर उससे पराग नली निकलेगी, पराग नली से फिर आगे ये जाएगा और फिर उसके बाद निषेचन होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ये इसको पहचानने के बाद या तो अंकुरण नहीं होने देगा, अगर अंकुरण हो भी गया तो नली नहीं बनने देगा। यहाँ पे पूरा प्रोसेस यही समझा रखा है कि यहाँ पे ये वार्तिकाग्र क्या परागकण को पहचानती है, उसका है तो आगे वृद्धि करने देती है, वरना नहीं करने देती। बस इतना समझा रखा है इस पूरे पैसेज में, पूरे पैसेज में। कहाँ पे था, नहीं ये नहीं था, यही था। देखो पराग स्त्री के साथ संकर्षण क्या है, यहाँ पे देखो पारस्परिक क्रिया, पारस्परिक क्रिया मीन्स आपस में क्रिया करेंगे, वो पहचानेंगे एक दूसरे को क्या हाँ अपना है कि नहीं, ये क्षमता होती है। पूरा यहीं पे यही दे रखा है कि वो पहचानता है नहीं पहचानता है, अगर योग्य होता है तो अगला प्रोसेस होता है, वरना क्या करता है वो उसको अस्वीकार कर देता है, उसका होता है तो स्वीकार कर लेता है, उसका नहीं होता अस्वीकार कर देता है। यही पूरे पैसेज में लिख रखा है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे, बस यही दे रखा है उसने कि किस किस पर काम करता है ये संकर्षण, किस पे काम करता है, स्वीकृति अस्वीकृति के अनुपालन से जाना जाता है। यही तो है, अगर उसका होगा तो स्वीकार कर लेगा वरना अस्वीकार कर लेगा। एक लाइन और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि स्त्री केसर और पराग के बीच रासायनिक घटकों के संघर्षण द्वारा होता है। ये काम जो होता है रासायनिक संघर्षण द्वारा होता है, मीन्स कुछ रसायन निकालता है, उससे वो पहचाना जाता है कि हाँ उसका है कि नहीं होता है। बस इतना था इसमें, बाकी यहाँ पे कोई इंपोर्टेंट नहीं है, बस ये सिंपल सी बात दे रखी है, वो पहचानता है उसको, उसमें ये क्षमता होती है बस। अब आता है यहाँ पे ये तो हो गया ना अपना, ये हो गया ठीक है, जनन छिद्र के माध्यम से। अब जैसे पहले बताया जा चुका है, सुयोग्य परागण के अनुपालन में परागकण वार्तिकाग्र पर जनित होते हैं ताकि एक जनन छिद्र के माध्यम से एक परागनली उत्पन्न हो, और पराग नलिका क्या होती है, वार्तिकाग्र और वार्तिका के उत्कों से माध्यम से होती हुई क्या करती है, माध्यम से होती हुई उत्कों के माध्यम से वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुंच जाती है। यदि आप ये है याद करें कि कुछ परागणों पातों में परागकण दो कोश की स्थिति में, ये मैं सब बता चुका हूँ, ये सब बता चुका हूँ कि दो चरणीय स्थिति ये तो हमने पहले ही पढ़ी थी, वो यहाँ पे पैसेज में बोला है। अब हम समझने वाले हैं अगला प्रोसेस, ये तो सिंपल सी बात है, कोई नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है, ये वही दे रखा है सब, ये वही दे रखा है कि यहाँ पे ऐसे होता है, वो पहचानता है नहीं पहचानता है, बस यहाँ पे यही दे रखा है दोनों पैसेज में, बाकी कुछ नहीं है। अब हमारा अगला प्रोसेस चलेगा यहाँ पे कृत्रिम संकरण। देखो ये क्या होता है, कृत्रिम
संकरीकरण, कृत्रिम संकरीकरण में ऐसा होता है, कृत्रिम का मीन्स तो जानते हो आर्टिफिशियल। तो जैसे परागण, किसी में परागण परागण कर रहे हैं, तो मान लो कि उसके परागण अच्छे नहीं है, तो जब परागण अच्छे नहीं है तो उससे जो पौधे बीज बनेंगे पहले, तो फिर बीज से जो पौधे बनेंगे वो अच्छे नहीं होंगे। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम उन परागणों को परागण ना होने दें और हम अपने परागण लाकर उससे निषेचन कराएं, और जिससे बेटर हम पादप बनाएं, नए पौधे बनाएं जिनसे अच्छी पैदावार हो, ऐसा हम चाहते हैं। इस प्रोसेस में ऐसा ही होता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मान लो कोई उभयलिंगी पुष्प है, उभयलिंगी पुष्प है, ऐसे समझो इसे, मान लो हमारे पास उभयलिंगी पुष्प है, यहाँ पे हमारे पास है भाई उभयलिंगी पुष्प। कैसा पुष्प है ये, उभयलिंगी पुष्प है। इसमें क्या है, दोनों है मादा और नर, दोनों जनन अंग है। अब मान लो ये इसका खराब है, क्योंकि हम परागण होने नहीं देंगे, हम अपना चाह रहे हैं कि हमारा परागण जाए यहाँ पे, तो परागण नहीं होने देंगे। तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको काट कर निकालना पड़ेगा। काट कर निकाल दिया, काट कर निकालने के बाद अब जैसे मान लो हम परागण लेने चले गए कहीं से, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने इसे तो काट के निकाल दिया, तो इससे तो निषेचन नहीं हुआ, बाहर का परागण आकर निषेचन कर दिया, तो तब भी गलत हो जाएगा। तो पहले हम इसको काट के निकाल देते हैं, फिर इसको पुष्प पूरे को ढक के जाते हैं, फिर परागण लेके आते हैं, इसे खोलते हैं, फिर डाल देते हैं, फिर हो जाता है परागण और निषेचन हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं कृत्रिम संकरीकरण। बस कुछ नहीं होता, पहले हम पुंकेसर को काट के बाहर निकाल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विपुंसन बोलते हैं, फिर पुष्प को ढक देते हैं, उसको बोरा वस्त्र या बैगिंग बोलते हैं। इतना ही इसमें बताया गया है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कृत्रिम संकरीकरण ये होता है। एक लाइन आपको ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है, जल और शक्कर का घोल, जल और शक्कर का कहता हूं मैं, शर्करा होता है ये, मुझे आदत है कहने की। जल और शर्करा घोल 10% लेंगे आप, और क्या है, एक बूंद पर मटर, चना और इनके सबके किसी के भी आप क्या डालेंगे, कुछ क्या है, कुछ परागकण झाड़कर गिराने के पश्चात क्या होगा, पराग जनन का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। और स्लाइड पर 15 से 30 मिनट के बाद क्या होगा, स्लाइड को कम शक्ति के लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर देखकर अवलोकित करें। इसका मीन्स ये होता है कि आप परागकणों से निकलती हुई पराग नलिकाओं को देख पाएंगे। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन कैसा बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है कि हम इसके लिए पराग नलिका का प्रैक्टिकल करने के लिए किसका यूज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम इस 10% घोल का यूज करते हैं। कितने मिनट में निकल आती है पराग नली, कितने, 15 से 30 मिनट में, बस इतना इंपोर्टेंट है। यहाँ पे कृत्रिम संकीर्णन मैंने बता दिया, और ये 3-4 पॉइंट यहाँ पे इंपोर्टेंट है, ये आपको करने हैं। ये बोरा वस्त्र बोई दे रखा है, देखो। अब आता है दोहरा निषेचन, अब इसको समझेंगे। ये बोई है बोरा वस्त्र, हटाएंगे फिर उसको लगा देंगे, चरण होगा, ऐसा होगा। अब यहाँ तक मैंने समझा दिया कैसे कैसे होता है। अब ये बचा है, मादा जनन एक लिंगी पुष्प को पैदा करता है। अब इसमें विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती, खुद सोचो, अगर एक लिंगी पुष्प होगा तो उनमें पुंकेसर होगा नहीं, अंडाशय होगा, तो काटने की जरूरत क्या पड़ रही है। तो यही बोला उसने, एक लिंगी की जरूरत कहाँ होगी। अब आता है दोहरा निषेचन, इसको समझना, दोहरा निषेचन क्या होता है। दोहरा निषेचन देखो क्या होता है, हम डायग्राम से समझेंगे, ऐसे समझ नहीं आएगा सही। दोहरा निषेचन का मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये परागकण है, परागकण का क्या होगा, परागकण का अंकुरण होगा, और अंकुरण होने के बाद इससे नली बनेगी, और नली में 2 नर युग्मक आएंगे, 2 नर युग्मक, ये नली आएगी, और क्या यहाँ पे काय में, बीजांड काय में क्या होगी, अंदर घुस जाएगी, और इसकी जो एक सहायक कोशिका है उसमें दोनों नर युग्मक डाल देगी। तो एक नर युग्मक तो जाके क्या करेगा, निषेचन करेगा, किसके साथ, अंड कोशिका के, और एक निषेचन करेगा ये जो 2 ध्रुवीय केंद्रक दिख रहे हैं इसके। तो बताओ कितने निषेचन हुए यहाँ पे, 2 निषेचन, इसी को बोलते हैं दोहरा निषेचन। अब ये अंड कोशिका निषेचन के बाद युग्मनज बना लेगी, और यहाँ पे बन जाएगा क्या, भ्रूण पोष। क्लियर, ये काय में चेंज होगी, भ्रूण में, और ध्रुवीय केंद्र किस में चेंज हो जाएगा, भ्रूण पोष में। यही हम दोहरा निषेचन को समझने वाले, बस ये है दोहरा निषेचन, कुछ नहीं, 2 निषेचन हो रहे हैं यहाँ पे, तो उसको दोहरा निषेचन बोल दिया हमने। देखो यहाँ पे देखो, ये बोला है, देखो, एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में 2 नर युग्मक अभियुक्त किए जाते हैं, मतलब छोड़े जाते हैं। इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका
की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संलिप्त होता है, जिसे जिससे क्या होता है, युग्मक संलयन। इसे क्या बोलते हैं हम, युग्मक संलयन बोलते हैं। और युग्मक संलयन पूर्ण होता है जिसके परिणाम फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज जाइगोट बनता है। ये हम पढ़ चुके हैं, जाइगोट बन जाता है इनके। उससे दूसरा नर युग्मक केंद्र की कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई केंद्रक मतलब की ओर गति करता है और इससे संलिप्त होकर त्रिगुणित क्यों करें, द्विगुणित का मतलब वहां पे दो मिले थे केंद्रक, तो द्विगुणित हो गया, यहाँ पे तीन केंद्रक मिल रहे हैं, त्रिगुणित हो गया। और हाईएस्ट बच्चों को पता है क्या द्विगुणित क्या होता है, जिसमें गुणसूत्रों के दो जोड़े होते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, दो जोड़े होते हैं। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो इस हिसाब से तीन हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे तीन केंद्रक मिल रहे हैं, सिंपल समझ लो बस। दो केंद्रक मिल रहे हैं द्विगुणित, तीन केंद्रक मिल रहे हैं त्रिगुणित। इससे क्या बनेगा, देखो त्रिगुणित होकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मींस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। और जैसे कि इसके अंतर्गत तीन आगुणित न्यूक्लियाई सम्मिलित होते हैं, इसे त्रिसंलयन कहते हैं। तीन संलित हो रहे हैं ना, त्रि का मतलब तीन, संलित हो का मतलब मिलना, तीन मिल रहे केंद्रक तो त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन हो गया। और उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे, क्योंकि एक भ्रूण कोश में दो प्रकार के संलयन हो रहे हैं ना, एक तो हो रहा संलयन हो रहे हैं, एक कौन सा, युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, अतः इस परिघटना को दोहरा निषेचन कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा दोहरा निषेचन क्या होता है। पहले मैंने डायग्राम से समझा दिया, उसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये होगा दोहरा। अब यहाँ पे देखो त्रिसंलयन के पश्चात केंद्र की कोशिका जो किसमें चेंज हो जाएगी, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बना लेगी तथा भ्रूणपोष में चेंज हो जाएगी। पहले क्या होती है, ये क्या बनाएगी, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाएगी, उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, भ्रूणपोष बना लेती है के रूप में विकसित होने लगती है, बन जाती है। और युग्मनज किस में चेंज हो जाता है, भ्रूण में चेंज हो जाता है। ये थी पूरी प्रोसेस यहाँ पे। अब मैंने इसको डायग्राम से भी दिखा रखा है, डायग्राम में दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे देखो, ये हो गया यहाँ पे, ये संलयन हुआ। संलयन होने के बाद प्रति समांतर ये कोशिकाएं खत्म हो जाएंगी, सहायक कोशिका भी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। यहाँ पे युग्मनज बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, त्रिसंलयन केंद्रक बचेगा। अब देखो होता है क्या, त्रिसंलयन केंद्रक काय में चेंज होता है, ये त्रिसंलयन केंद्रक है और ये क्या है, भ्रूण है। अब देखो आगे भ्रूण किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी युग्मनज है, युग्मनज किस में चेंज हो जाएगा, भ्रूण में चेंज हो जाएगा। और ये जो है हमारा ये कोशिका तो ये किस में चेंज हो जाएगी, ये बना लेगी देखो भ्रूणपोष। इस तरह से ये कोशिका है एक, और कोशिका क्या करेगी, लगातार विभाजन करेगी, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएगी, बहुत सारी कोशिकाओं को मिलकर हम बोल देते हैं भ्रूणपोष। और ये क्या किस में चेंज हो गया, भ्रूण में, और ये चेंज हो गया भ्रूणपोष में। अब शायद आपको समझ आ गया होगा, इस तरह से ये प्रोसेस होता है। क्लियर, ऐसी बोल था, देखो बोला था ना, देखो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका तो थी, वो अकेली जो थी वो काय में चेंज हो गई, भ्रूणपोष में, और ये भ्रूण में हो गया। यही मैं बता रहा था, देखो प्राथमिक थी ना कोशिका, ये प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका ये काय में चेंज होगी, भ्रूण में, भ्रूणपोष में, और युग्मनज भ्रूण में। क्लियर, तो हमने जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट थे सब कर लिए हैं इस चैप्टर के। अब बस कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बचे हुए हैं। ये क्या है, ये है बीजपत्र। ये बताया गया है कि बीज की संरचना कैसी होती है, बीजपत्र होता है। इस स्लाइड पे ये गलत लगा रखा है, ये बायो का है ये। तो ये तो सिंपल सी चीज है, आप देख भी सकते हैं क्या होता है इसमें। हम देखें तो बीज में क्या होता है, दो बीजपत्र दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पे प्रांकुर के बाद बीजपत्राधार और मूलांकुर और मूलकोप। सिंपल सी बात है, ये तो आप देख सकते हैं। बस इन दोनों की संरचना देखनी है आपको। भ्रूणपोष ये देखो मैंने बता दिया कैसे होता है भ्रूणपोष का विकास भ्रूण के विकास के रूप में बढ़ता है, मतलब दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। लेकिन पहले भ्रूणपोष थोड़ा विकसित हो जाता है, उसके बाद भ्रूण होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बार बार विभाजित होती है और एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करती है। अभी दिखाया था ना मैंने, लगातार विभाजित होती है, बहुत सारी कोशिका बन जाती है, ऊतक की रचना करती है, वो यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखो भ्रूणपोष यहाँ पे दो तरह का बनता है, एक तो बहुत सारी कोशिका वाला तो हमने देख लिया, ये दे रखा है
बहुत सारी कोशिका से बनता है, बहुत सारी कोशिका से बनता है, और एक बहुत सारे केंद्रक से बनता है। वो भी देखो मैंने बना रखा है यहाँ पे, देखो ये देखो, एक तो बना बहुत सारी कोशिकाएं बन गई विभाजित करके, एक देखो यहाँ पे कोशिकाएं नहीं बन रही, बस केंद्रक विभाजन होता जा रहा है लगातार, केंद्रक विभाजन, बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। तो दो तरह से भ्रूणपोष बनता है। ये देखो ये दे रखा है यहाँ पे, बहुत सारी क्या है, ऊतक बना लेता है, खाद्य सामग्री होती है, विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए उपयोग होता है। ये तो पता है भ्रूणपोष बनता है कि भ्रूणपोष में क्या होता है, पोषण होता है। पोषण किसके लिए होता है, भ्रूण के लिए, जो वृद्धि करता है उसके लिए पोषण भरा होता है इसमें। प्राथमिक कोशिका के केंद्र के नाम पे भ्रूणपोष विकसित होकर इस तरह से बन जाता है, विभाजन से गुजरता है मुक्त केंद्र की। अब देखो ये वाला दूसरा वाला क्या है, एक तो है लगातार, ये मुक्त केंद्र की विभाजन, जो सेकंड वाला दिखाया था हमने। पहला वाला कौन सा था, पहला वाला था कहाँ पे गया, हाँ देखो, कोशिका विभाजित होती है ना, और क्या होती है देखो, एक ऊतक बना लेती है लगातार विभाजित होकर। दो तरह से होता है, एक तो कोशिका विभाजित होकर बहुत सारी कोशिका बना लेती है, और एक लगातार केंद्र का विभाजन होता है। ये दोनों तरह के भ्रूणपोष होते हैं। दोनों के एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखे हैं। नारियल का पानी किसका है, इसका मुक्त केंद्र का एग्जाम्पल है, और इसका सफेद गूदा जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वो है कोशिकीय भ्रूणपोष का। यहाँ पे इतना दे रखा है, सिंपल, ये याद करना है। यहाँ पे दोनों को समझा दिया मैंने। अब देखो ये उसने दे रखा है, भ्रूण इस तरह से विकसित होता है। ये तो सिंपल सी चीज है, देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। हमारे पास क्या था, ये बना, ये तो हमने समझ लिया। पहले क्या बना हमारे पास, युग्मनज। युग्मनज ने समसूत्री विभाजन किया, कितनी कोशिकाएं बनी, दो कोशिकाएं बनी, दो कोशिकाएं बन गई। इस कोशिका ने विभाजन करके ये बना लिया, इसे निलंबक बोलते हैं। और इस कोशिका ने विभाजन करके गोल 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 संरचना बना ली, इसे जो गोलाकार भ्रूण बोलते हैं। फिर आगे इसमें एक खांच बनी, और ये इस तरह की इसकी संरचना हो गई, इसे हृदयाकार भ्रूण बोल दिया। और फिर ये फाइनली किसमें चेंज हो गया, फाइनली चेंज हो गया अपने फाइनली स्ट्रक्चर में, परिपक्व हो गया मीन्स ये। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। ये निलंबक दिख रहा है आपको, ये निलंबक हो गया, और ये हृदयाकार भ्रूण हो गया। यही आगे वहां पे उसने लिख रखा है, सिंपल से प्रोसेस है, ये समझ में आता है तो वो आता है। वो तो लिखा हुआ है, बस इतना समझना है यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा टेंशन लेके मत पढ़ा करो, चीजों को समझ लिया करो, फिर लाइन तो हो ही जाती है। लाइन में क्या है, लाइन में देखो यही इस तरह से दे रखा है उसने, ऐसा होता है वैसा होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आते हैं। अब देखो क्या होता है, भ्रूणपोष, जब बीज परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष अगर क्या हुआ, भ्रूणपोष अगर पूरा यूज कर लिया, इसे फील करो थोड़ा, इसे थोड़ा फील करो। यहाँ पे देखो ये क्या बना, भ्रूण बना, और यहाँ पे भ्रूणपोष है, ये भ्रूण और ये भ्रूणपोष। अगर इस भ्रूण ने पूरे का पूरा टोटल भ्रूणपोष यूज कर लिया, एक कंडीशन तो ऐसी होती है, एक कंडीशन ऐसी होती है थोड़ा बहुत रह जाता है। जैसे खाना खा रहे हो आप, कभी तो आपने सब खाना खा लिया, टोटल खाना खा लिया, कभी कुछ रह गया, वो यहाँ पे सिस्टम है, ये भ्रूण इसे खाता है, कुछ कभी रह जाता है, कभी कंप्लीट खा लेता है। तो इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वो याद रखने आपको, किसमें रह जाता है किसमें नहीं रहता है। कहाँ पे थे हम, देखो ये बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूण पूरी तरह से विकासशील भ्रूण द्वारा यूज कर लिया जाता है। तीनों एग्जांपल इंपोर्टेंट है, याद रखने हैं। और उपभोग में क्या कर लिया जाता है, पूर्ण कर लिया जाता है, और फिर परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्या होगा, आरएनडी और नारियल, पूरी तरह से क्या कर लिया जाता है, यहाँ पे परिपक्व होने से पहले पूरी तरह से विकासशील भ्रूण जैसे इतने में उपभोग कर लिया जाता है, या यहाँ पे आ गया, या फिर परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है, बच जाता है इनमें। इनका एग्जांपल याद रखना है, पूरी तरह यूज कर लिया जाता है, इनका एग्जांपल आपको याद रखना है। ये एग्जांपल इसके याद रखनी है बस। भ्रूण, ये भ्रूण हमने पढ़ लिया, देखो दो बीज पत्र होते हैं, परिपक्व होता है, और यही यहाँ पे दे रखा है कि किस तरह से वो चलता था, हमने देखा था ना, भ्रूण था, फिर उसने
क्या किया, विभाजन किया, विभाजन करके हृदयाकार भ्रूण बनाया, फिर लंबक बनाया, ये बनाया, इस तरह से चलता है। ये बातें यहाँ पे दे रखी हैं, आप पढ़ सकते हो। गोलाकार हृदयाकार परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। बीज पत्र होते हैं, हमने देखा था बीज पत्र होते हैं, बीज पत्रोपरिक होते हैं। अगर आपको कंफ्यूज है तो देख लो यहाँ पे, ये देखो तो बीज पत्र होंगे, फिर अंकुर होगा, बीज पत्रोपरिक होगा। यहाँ पे क्या होता है, बीज पत्रोपरिक के आगे बीज पत्राधार होता है, फिर मूलांकुर होता है। ये जो संरचना है ये इसने यहाँ पे लिख रखा है, यही लिख रखा है, बस सिंपल है, आप पढ़ सकते हो इसे। तो यही उसकी संरचना दे रखी है, संरचनाओं के बारे में लिख रखा है, बस आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, बस संरचनाएं दे रखी है, आप पढ़ सकते हो, समझा मैंने दिया। लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या होता है, बीज होता है, बीज होता है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है गैर एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस रहित हो सकते हैं। अब देखो क्या है, गैर एल्ब्यूमिनस बीज में अपशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता, जिसमें क्या होता है भ्रूणपोष, तो आप समझ गए ना, वो कंप्लीट यूज भी कर लेता नहीं भी कर लेता। तो जिसमें क्या होता है, जिसमें नहीं होता है तो उनको क्या बोलते हैं, गैर एल्ब्यूमिनस। और क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान ये पूर्ण उपभोग कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। एग्जाम्पल याद रखने हैं, मटर, मूंगफली। और एल्ब्यूमिनस वो होते हैं जिसमें भ्रूणपोष शेष रह जाता है। ये एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, याद रखने। ये हो गया, यहीं पे देखो ये हो गया। एक एग्जाम्पल और याद रखना है कि कभी कभी बीजांड काय भी रह जाता है, बीजांड काय भी रह जाता है, रह जाता है। इसका मैंने डायग्राम भी बनाया था शायद आपको समझाने के लिए, लेकिन कहाँ बनाया था, देखो ये बनाया था मैंने डायग्राम। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये हमारा भ्रूण, इसके अंदर ये क्या है हमारा, पहले तो इसे बताओ क्या है, ये है हमारा, ये है भाई हमारा, याद आया कुछ, ये क्या है, ये होता हमारा भ्रूण कोश, भ्रूण कोश होता है, ये भ्रूण होता, भ्रूण होता, और ये भ्रूण कोश होता। और ये जो इस तरह से ये निलंबक बनता है, तो ये बाहर निकल आता है इस तरह से। आपने देखा था ना ऊपर वाली कोशिका थी, अभी देखा था हमने हृदयकार जो भ्रूण था ऊपर वाली कोशिका थी, तो ये इस तरह से लंबा हो जाता है। तो ये क्या करता है, अंदर वाली कोशिकाओं को, भ्रूण कोश की कोशिकाओं का पोषण भी खाता है, और बाहर से ये कोशिका इस तरह से निकल जाती है। जो आपने लंबा भ्रूण देखा था अभी, उसकी ये कोशिका ऐसे निकल जाती है, तो इसका भी यूज कर लेती है टोटल का, इसे भी खा जाती है, और इसका भी पोषण खा जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये भी बच जाता है, इसको तो देख लिया हमने कि यूज करेगा नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा होता है ये भी रह जाता है, ये भी रह जाता है, ये समझाने की कोशिश की है मैंने इस तरह से, समझ आया, ये भी रह जाता है बीजांडकाय। अब इसे ही बोल रहा था वो बीजांडकाय को। तो देखो क्या है, पॉइंट टू पॉइंट समझना सीखो, रटना मत सीखो। ये हो गया, ये भी हमारा हो गया। अब आता है आगे हमारा, ये देखो, अब यहाँ पे कभी कभार कुछ बीजों में जैसे काली मिर्च, बीजों में जैसे काली मिर्च, मिर्च तथा चुकंदर में बीजांड काय भी शेष रह जाता है, इसे अपशिष्ट उपस्थित क्या कहते हैं, बीजांड काय परिभ्रूण कोश होता है। एग्जाम्पल दोनों के याद रखने, चुकंदर और काली मिर्च। यहाँ पे इतना इंपोर्टेंट था आपके लिए, ठीक। बाकी आप सिंपल सी बात है, पढ़ भी सकते हैं, कोई इतना इंपोर्टेंट नहीं। ये संरचनाएं दे रखी है कुछ इस तरह से, ये मूलांकुर होता है, भ्रूणपोष होता है, इस तरह से संरचनाएं दे रखी हैं, आप इन डायग्राम को देख लें। ये सिंपल हम देख तो चुके हैं, मूलांकुर होता है, बीजपत्र होते हैं, इस तरह से। बस दो एग्जाम्पल यहाँ पे जो पूछता है वो आने हैं अभी, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से देखो, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या असंग जनन और बहुभ्रूणता। असंग जनन का मतलब क्या होता है, असंग जनन का मतलब होता है बिना निषेचन के, बिना निषेचन के युग्मनज बन जाता है, और युग्मनज बनने के बाद वो पूरा प्रोसेस कर लेता है और उससे फाइनली बीज बन जाता है, उसे कहते हैं क्या, असंग जनन। बहुभ्रूणता का मतलब होता है एक ही क्या, एक ही बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण होते हैं, उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। दोनों इंपोर्टेंट है, दोनों के एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। तो ये जितने भी
पॉइंट टू पॉइंट थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब मैंने बताए हैं आपको, अच्छे से उनको करके जाना है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और फालतू में टेंशन नहीं लेनी। जिस तरह से मैंने बोला कि आप लाइंस को किस तरह से पढ़नी है, अगर कोई डायग्राम पे लाइन डिपेंड है तो पहले डायग्राम को समझ लो, लाइन तो हो ही जाएगी। तो समझे, रटे नहीं। तो ये पहला चैप्टर हमने आज क्लोज कर दिया, इसको अच्छे से समझे। इसी तरह से कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी, आप समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश नहीं करें। हम एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है उसको समझ रहे हैं, और अच्छे से जहां से क्वेश्चन आते हैं उसको समझ रहे हैं, आपको उन पॉइंट को करना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं।